1% भी किसी प्राइवेट कंपनी को चलिए, वक्त कम है तो एक आखिरी सवाल बालियान साहब से इस सेशन को हम खत्म करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप कार खरीदने जाते हैं तो आपको ब्याज देनी पड़ती है 10 से 12% के बीच। आप ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो ब्याज पड़ती है 17%। अगर आप कार खरीदते तो लोग इतने सवाल नहीं पूछते, जब आप ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं लोग कहते हैं कि 3 एकड़ जमीन है कि नहीं। इन चीजों को बदलने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, इस चीज़ की आवश्यकता है। चाहे आज किसान के बीमे की बात हो या किसान को लोन मिलने की बात हो, कुछ लोन को छोड़ दीजिए, क्रेडिट कार्ड या फसल लोन, उसके अलावा किसान को मिलने वाली जो वो है उस पर लोन पे ब्याज ज़्यादा है, बजाय कार के ट्रैक्टर पर भी ज़्यादा है। और चीज़ को बदलने की आवश्यकता है। और ये चीज़ बदला क्यों नहीं? आप बदली जाएगी निश्चित रूप से, कुछ समय तो दीजिए। आप एक ही साल में सब चीज़ बदलवा देंगे? कुछ समय तो आपको देना पड़ेगा। ये जरूर है कि संकट में रहा, इस साल भी लगातार कहते रहे कि किसान का वो, मुझे कोई एक चीज़ आज तक ये नहीं बता पाया एक साल में कि हमने सुविधाएं तो बढ़ी हैं किसान की, जो किसान को मिलने सुविधाएं तो बढ़ाई हैं, किस चीज़ में कमी की है वो आज तक कोई नहीं बता पाया। अभी पिछले दिनों में अमेठी गया बाई चांस, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि जहाँ से किसान की बात उठी कि किसान की बात नहीं हो रही, ये किसान सरकार किसान के लिए कुछ नहीं कर रही। उस अमेठी में कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है। इस देश के 6 से 41 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है, अमेठी में नहीं है। सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरी देश में हर जिले में है, सिर्फ अमेठी में नहीं है। फर्टिलाइजर का रैक देश में ज्यादातर जिलों में उतरता है, सिर्फ अमेठी में नहीं उतरता। क्या आप किसी ने रोका था किसानों की सुविधाएं देने के लिए अमेठी में? ये तो बेसिक सुविधाएं हैं, ये तो दी जानी चाहिए। उसको आप रोक रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, फूड पार्क बन रहा था उसको आप रोक रहे हैं। इन 3 में से 2 चीज हमने कर दी है। अमेठी के लिए सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरी पास कर दी, अमेठी में रैक उतरना शुरू हो गया, और अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे अमेठी में कृषि विज्ञान केंद्र भी खुलेगा। और जहां तक आप फूड पार्क की बात कर रहे हैं, उसका जवाब बहुत बार दिया जा चुका है। देखो ऐसा है ना सर, अब उसका जवाब तो 2 लोगों के जवाब तो हमें देने पड़ेंगे ना। कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ तक अमेठी का ताल्लुक, अमेठी में क्या नहीं हुआ है आप जाके देखें, आपको पता चलेगा कितने वहाँ पे प्रोजेक्ट और कितना काम है। अगर ये तीनों चीजें हुई हैं तो बता दीजिए राजीव शुक्ला जी। आप चल के एक बार हमारे साथ चलिए, खत्म हो गया। अगर आपके मुजफ्फरनगर से निकले तो मुजफ्फरनगर में तीनों चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, आप जुड़े हमारे साथ मंथन में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और धन्यवाद स्वरूप हमारी तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट देने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर शेखर अग्रवाल, डायरेक्टर। किसानों के अच्छे दिन आए क्या? मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम मंथन चल रहा है, जिसमें हर क्षेत्र में कितना काम हुआ, क्या सरकार की उपलब्धियां हैं, विपक्ष के क्या आरोप हैं, इस पर हो रही है चर्चा। और लैंड बिल पर चौधरी वीरेंद्र सिंह बोले हैं, और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यह कहा है कि 54 गलतियां थी यूपीए के भूमि बिल में, लेकिन हमने जो बिल बनाया है वो सही है। कांग्रेस ने हड़बड़ी में काम किया था और सरकार को आपको कुछ वक्त देना पड़ेगा। मुआवजे से छेड़छाड़ नहीं की गई है, जमीन लेने पर एक शख्स को नौकरी भी मिलेगी। लैंड बिल पर राजीव शुक्ला का पलटवार। राजीव शुक्ला ने सरकार के लैंड बिल पर कहा कि विपक्ष से बात नहीं की गई है, ये किसान विरोधी है, जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है। हमेशा से कांग्रेस लैंड बिल यानी कि भूमि बिल को हमेशा से किसान विरोधी बताती रही है, लेकिन कृषि मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि लैंड बिल किसानों के हक में है, किसानों को इससे फायदा होगा, किसानों को इससे कुछ नुकसान नहीं है। और कृषि राज्य मंत्री भी इस अवसर पर मौजूद थे, संजीव बालियान। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त सरकार को देना होगा। जमीन लेने पर एक शख्स, एक किसान के परिवार से, जिस परिवार की वो जमीन होगी, उस एक शख्स को, एक व्यक्ति को वहां से नौकरी भी दी जाएगी। तो लैंड बिल पर ये तकरार यहां पर हुई है, चर्चा हमारे कार्यक्रम मंथन में हुई है। लेकिन हम एक बार फिर से आपको मंथन में लिए चलें, उससे पहले नजर जल्दी से अभी तक की हेडलाइंस पर। लीफोर्ड हेल्थकेयर लिमिटेड, वी केयर टू सर्व यू बेटर, पेश करते हैं हेडलाइंस। सह प्रायोजक लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो। प्रिया गोल्ड स्नैकर, बिन खाए रह न जाए, एक पैक में 2 चॉको वेफर्स का मजा। रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। यूरो फैशन इनर्स, एक्सेप्टेड बाय वुमेन वर्ल्ड वाइड। धूम मचा दे, रंग जमा दे, पान पराग पान मसाला। बमचम्स, टी शर्ट्स, बर्मुडास एंड लाउंजर्स।
मित्रों, थोड़ा समय कम हो गया है, मुझे कहीं और भी जाना है, लंबी बात नहीं करूंगा। बाद में आपसे जब बातचीत होगी उसमें से ही जो कहना है वो कह दूंगा। मगर मैं आज जब 2-3 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का 1 साल समाप्त होगा, उसके पहले आज तक के माध्यम से आज तक के सारे दर्शकों से बात कर रहा हूं। उस वक्त मैं 1 साल और 6 महीने पहले थोड़ा वापिस ले जाना चाहता हूं दर्शकों को। लगभग जनवरी फरवरी 2014 में एक ऐसा माहौल था देश में जिसमें देश का युवा निराश था, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही थी, देश के आर्थिक सर्वेक्षण करने वाले सारे पंडित सर पकड़कर बैठे थे कि क्या होगा देश की अर्थतंत्र का। दुनिया भर में जितने भी भारतीय रहते थे वो भी भारत के भविष्य के लिए आशंकित थे। जिसको जो माध्यम मिलता था वो माध्यम से विरोध करने के लिए से लोग रोड पर आते थे। हजारों के लाखों के संख्या में युवा रोड पर आकर प्रदर्शन करता था। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया कि 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। देखते ही देखते चुनाव के पहले ही माहौल में परिवर्तन आ गया और जो भीड़ रोड पर आक्रोशित थी, आंदोलन कर रही थी, वो नरेंद्र मोदी की सभाओं में तब्दील हो गई और लोगों ने एक बड़े प्यार से, एक भरोसे से, एक विश्वास से 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और देश के इतिहास में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्य मिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 26 मई को बनी और श्री नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री बने। वहां से लेकर यहां तक एक पूरी जो यात्रा 1 साल की हुई है, मैं कह सकता हूं कि माहौल बदलने में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को सफलता मिली है। मित्रों, हर क्षेत्र में इस सरकार ने नया काम किया है, नई शुरुआत की है और अचीवमेंट्स भी पाए हैं। इसके बाद मैं करूंगा। सबसे पहले तो एक निर्णायक सरकार है, एक विजिबल सरकार है। जम्मू कश्मीर में भूकंप आता है, रेल आती है, बाढ़ आती है तो कुछ ही घंटों में मंत्री और प्रधानमंत्री वहां दिखाई पड़ते। नेपाल में भूकंप आता है तो भारत सरकार वहां दिखाई पड़ती है। कहीं लंका के अंदर 4 तमिल मछुआरों को फांसी की सजा होती है तो भी उनको छुड़ाने में भारत सरकार दिखाई पड़ती है। यमन में कहीं भारतीय फंसाई पड़ते हैं तो भी वहां दिखाई पड़ती है। एक दिखाई देने वाली सरकार देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 महीने के अंदर किया। बहुत प्रसिद्ध वाक्य था कि सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, उसमें से सरकार बाहर आई है। कई प्रकार की नई शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। एक स्थिति ये थी जब हर विभाग का मंत्री यूपीए सरकार में अपने आप को प्रधानमंत्री समझता था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। वो स्थिति में आज परिवर्तन आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को तो पुनः प्रस्तावित किया है। 10 साल के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को पुनः प्रस्तावित करने का काम किया है और साथ में ही सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय में स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं। उन पर कोई मंत्री समूह थोपा नहीं गया है। 163 से ज्यादा मंत्री समूह न जाने क्या फैसले करते थे कि पूरा देश ठप होकर रह गया था। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिवर्तन लाया है। 2 प्रमुख बातें मैं जरूर बताना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार के 10 साल में ये जनता भ्रष्टाचार के
घपले और घोटालों के उजागर होने से त्रस्त हो चुकी थी। छोटे मोटे कई घपले बाहर आए। 12 लाख करोड़ रुपयों का घोटाला का सूची उस वक्त हमने हमारे चार्जशीट के अंदर रखा था। मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं, मेरी पार्टी की सरकार 1 साल के अंदर इतने पारदर्शी तरीके से हमने चलाई है कि हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। बाकी सब कह सकते हैं, राजनीतिक बातें कर सकते हैं, मगर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। जीरो नुकसान की थ्योरी देने वाले को 1,09,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम का नीलामी और कोयले की 229 में से सिर्फ 20 खदानों की नीलामी में से जब 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने में इजाफा होता है, तब मालूम पड़ता है कि पारदर्शी की सरकार किस तरह से चलती है। ब्लैक मनी ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा था और हम आज भी मानते हैं कि काले धन को वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का एक जोड़ लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव था ब्लैक मनी के खिलाफ एसआईटी बनाना, जो 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनाती थी। पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में हमने ब्लैक मनी के खिलाफ एसआईटी बनाने का एक विशेष जांच दल बनाने की शुरुआत की और बनाया भी। और इसके 1.5 ही महीने के अंदर जितनी भी सूचनाएं भारत सरकार के साथ को प्राप्त हुई थी, करीब 700 सूचनाएं काले धन के बारे में विश्व भर से, उसको जांच के लिए एसआईटी को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और इसी बजट सेशन के अंदर काले धन के लिए एक कठोर कानून लाकर वित्तीय अनियमितताओं के लिए पहली बार सजा का प्रावधान कर हमने एक कमिटमेंट का परिचय देश की जनता को कराया है। मित्रों, ये सरकार ने सबसे बड़ा अगर एक काम किया है तो ये काम किया है कि विश्वास के संकट को गायब कर दिया है। आज जनता को सरकार पर भरोसा है, अपने कैबिनेट को प्रधानमंत्री पर भरोसा है और ब्यूरोक्रेसी को कैबिनेट पर भरोसा है। मैं मानता हूं कि विश्वास के संकट से दूर होकर ये जो 1 साल गया है, इसने कई सारी नई शुरुआतें की है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर सालों से 68 सालों से जब से संविधान बना, हमारे संघीय ढांचे पर कई प्रकार के भाषण हुए, मगर साथ अर्थ में फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। पहली बार योजना आयोग को भंग कर जब नीति आयोग बनाया गया तो पॉलिसी बनाने के समय ही, नीतियों को बनाने के समय ही, योजनाओं को बनाने के समय ही राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित कर राज्यों को एक अपनी बात रखने का एक संवैधानिक फोरम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जब कोयला की और खनिजों की खदानों की नीलामी का फैसला हुआ तब कोई मजबूरी नहीं थी, हम भी पहले की तरह सिर्फ रॉयल्टी देकर आगे बढ़ सकते थे, मगर हमने निर्णय किया कि अगर राज्य मजबूत है तभी केंद्र मजबूत रहेगा। इसलिए कोयला और खनिजों की नीलामी से जितना भी पैसा आएगा, सारा का सारा पैसा जिस राज्य में खदान है उसी राज्य को दे दिया जाएगा। मैं मानता हूं इतना सारा पैसा राज्यों को भेजने का कभी काम नहीं हुआ। 14th फाइनेंस कमीशन ने जो सिफारिशें की वो कई तरह से अप्रत्याशित सिफारिशें थी। आजादी के बाद अब तक कभी भी 14th फाइनेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया, ऐसा रिपोर्ट नहीं आया। राज्यों का लाभांश 10% तक बढ़ाना ये पहली बार रिपोर्ट में आया है। कई रास्ते थे, पार्शियल स्वीकृति भी हो सकती थी, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने तय किया कि 14th फाइनेंस कमीशन को इन टोटो हम स्वीकार करेंगे और राज्यों का लाभांश 32% से बढ़ाकर 42% करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने, कई प्रकार से हमने फेडरल स्ट्रक्चर को ताकत देने का काम किया है। एक नई टीम इंडिया की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के सामने रखी है कि प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल और देश के सारे मुख्यमंत्री इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी ये बनकर एक टीम इंडिया होता है और वो सब अगर साथ में काम करते हैं तो ही देश का विकास होता है। मित्रों, आर्थिक विकास के सारे पैरामीटर्स के अंदर काफी सुधार हुआ है। मैं अगर सवाल आएंगे तो करूंगा।
गरीबी उन्मूलन के लिए जन धन योजना और अभी जो 2 बीमा का सुरक्षा चक्र भारत सरकार की ओर से दिया गया है। मैं मानता हूं कि 68 साल की आजादी के बाद इस देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका अर्थतंत्र के साथ कोई जुड़ाव ही नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 महीने के अंदर 14 करोड़ परिवारों को बैंक अकाउंट देकर विकास को उनके घर तक पहुंचाने का एक रास्ता प्रशस्त कर दिया है। और उसी अकाउंट के माध्यम से सिर्फ 12 रुपये में, महीने के 1 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंट बीमा और हर रोज के 1 रुपये में 300 रुपये में एक लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज 2 लाख का, ये देने का काम भारतीय जनता पार्टी की निष्ठ सरकार ने किया है। रोजगारी के लिए भी काफी काम हुआ है। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया दोनों को इकट्ठा करें तो आने वाले दिनों में रोजगारी के क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़त देश में दिखने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली के बारे में भी काफी काम हुआ है। एग्रीकल्चर में भी काफी काम हुआ है। अभी शायद संजय भाई बता कर ही गए हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले ऐसी तुलना ठीक नहीं है, मगर मैं जरूर करना चाहूंगा। थोड़ा बहुत अगर औचित्य का भंग होता है तो भी करना चाहूंगा। पहले जब प्रधानमंत्री देश के विदेश जाते थे किसी को मालूम नहीं पड़ता था। आज प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो पूरी दुनिया सम्मान करती है। वो सम्मान भारत के 125 करोड़ जनता का सम्मान है। पूरी दुनिया आज भारत को एक बिग प्लेयर के रूप में सम्मान देने का काम कर रही है। 1 साल में इतने सारे पहलुओं पर परिवर्तन हुआ है। कई सारी बातें हैं, मगर जैसे पहले मैंने बताया कि समय की मर्यादा है, बाद में संवाद का समय नहीं रहेगा। अगर आपने ठीक से पूछा तो सारी बातें मेरे जवाब में ही आ जाएगी। इसलिए मैं अब वाजपेयी जी के साथ बैठने जा रहा हूं। साल भर का खाका अमित शाह जी ने रख दिया। हमें साल भर पहले याद आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था जीते हैं लेकिन मैन ऑफ द मैच अमित शाह ही हैं। मैन ऑफ द मैच अमित शाह जी, बीते 1 बरस में आपको कभी ऐसा लगा कि जो मैच आप हर बार खेल रहे हैं उसमें कभी डगमगाए भी? जब हम मीडिया को हमारी बात कन्वे नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते हैं, तब ऐसा लगता है कहीं न कहीं निर्बल हैं। महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे, भाषण दिए जा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस वक्त कहा था हफ्ता वसूली पार्टी, उसके साथ आप महाराष्ट्र में सरकार बनाकर खड़े हैं। जनता की भावनाओं से ये खिलवाड़ नहीं? ना, ऐसा नहीं है। शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन बहुत पुराना है। जब चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इसको सिद्धांतों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। शिवसेना हमारी बहुत पुरानी सहयोगी पार्टी है और महाराष्ट्र में भी हम लड़ते थे, मगर उस वक्त भी मोदी जी ने कहा था कि हम ना बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कुछ बोलेंगे ना शिवसेना के खिलाफ। जम्मू कश्मीर बाप बेटी की सरकार, अलगाववादियों के साथ की सरकार, इन्हें वोट ना दिया जाए, लेकिन सरकार में आप दोनों मिलकर साथ चला रहे हैं। सिद्धांतों के साथ समझौता है या मैंडेट की मजबूरी थी? जनता ने एक प्रकार का मैंडेट दिया है और मैं मानता हूं कि इस मैंडेट ने ही 2 अलग अलग ध्रुव पर खड़े हुए, सैद्धांतिक रूप से 2 अलग अलग ध्रुव पर खड़े हुए दोनों पार्टियों को इकट्ठा लाए हैं। मुझे भरोसा है कि ये सरकार जो बनी है वो कश्मीर की समस्या के समाधान के दिशा में बहुत अच्छा काम करेगी। और अब तक जो सरकार चली है, इसके भरोसे से मैं कह सकता हूं पुण्य प्रसून जी की सरकार अच्छा काम करेगी। इसमें कहीं पर सिद्धांतों का समझौता नहीं। क्या ये संकेत है कि आने वाले वक्त में मैंडेट अगर जनता कुछ बिहार में ऐसा दे दे, यूपी में कुछ ऐसा दे दे, बंगाल में कुछ ऐसा दे दे, तो जिनके खिलाफ आप आज बोल रहे हैं कल उनके साथ खड़े होंगे? मालूम नहीं आप कहां से रिपोर्ट लाते हैं, मगर बिहार के अंदर कोई मैंडेट, कंफ्यूज मैंडेट आने का सवाल ही नहीं है। बिहार में पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है।
हमें ये याद आ रहा है महाराष्ट्र के चुनाव के समय भी आपने ऐसा ही भाषण दिया था। ये भी याद आ रहा है जम्मू कश्मीर में भी आपने ठीक यही बात कही थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र दोनों में हम अकेले पहली बार लड़ रहे थे। बिहार के अंदर हमारा संगठन का आधार है, हमने सरकार वहां पर चलाई है एक हिस्सेदार के नाते, और जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी विकास भी हुआ, जंगल राज भी नहीं दिखाई पड़ता था। और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर निकली है विकास भी ठप पड़ गया है और जंगल राज भी दिखाई पड़ता है। बिहार की जनता ठीक से जान गई है कि विकास किसके कारण होता था और जंगल राज से मुक्ति किसके कारण मिलती थी। दोनों चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी में ही है। तो क्या ये आप मान रहे हैं कि मैंडेट के लिए विचारधारा छोड़ी जा सकती है? क्योंकि जनसंघ और आरएसएस 370 को लेकर जिस तरीके से उनकी शिराओं में दौड़ती थी ये बात, आपने जम्मू कश्मीर को लेकर उसे पलट दिया। मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, शायद आपको मालूम है मगर आप बोलना नहीं चाहते। एनडीए की सरकार बनी तब भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 370 नहीं था। ना 370 जम्मू कश्मीर की सरकार हटा सकती है। 370 तभी हट सकता है जब 2/3 बहुमत पार्लियामेंट में हो। तो आप ये कह रहे हैं कि जब केंद्र में सरकार बनी उस समय जो मंत्री ने कह दिया 370 का जिक्र कर दिया, तो क्या इस बात के वो संकेत थे कि 370 का जिक्र तो मैं आज भी करता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी मानती है कि धारा 370 नहीं होनी चाहिए, मगर वो जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं हटा सकती। इस एक बरस के दौर में आपको कभी ऐसा लगा कि सरकार जिस दिशा में जा रही है और बीजेपी उस दिशा में सरकार के पीछे खड़ी है, या बीजेपी को ऑर्गेनाइजेशनली जिस दिशा में आपको ले जाना है सरकार को उस दिशा में पॉलिसी बनानी है? देखिए, सरकार और संगठन दोनों का काम अलग है। सरकार के मैनिफेस्टो के आधार पर अच्छा काम कर रही है, हर पैरामीटर्स में अच्छा काम कर रही है। मैंने पहले भी बताया, गरीबी उन्मूलन के लिए, रोजगारी के लिए, कृषि के लिए और आर्थिक पैरामीटर सारे के सारे सुधरे हैं। और संगठन को जो करना चाहता है वो करता है। और पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, मैं आपको बताऊं कि सरकार के अच्छे कामों का ही नतीजा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक परिश्रम कर लोगों के बीच में गया तो जिस पार्टी को 17 करोड़ वोट मिले थे वो पार्टी 11 करोड़ सदस्य बनाने में सफल हुई और संसार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी। क्या ये माना जाए कि सबसे ज्यादा पार्टी के सदस्य बनाने के बाद आप ये मानकर चल रहे हैं कि जब ज्यादा संख्या में मेंबर्स बन जाते हैं तो वो आपके हक में हो जाते हैं? देखिए, मेरा काम पार्टी के संगठन का विस्तार करना है। और जो शुभेच्छक हमारे सदस्य बने हैं उनका हम संपर्क अभियान शुरू किए हैं। हर सदस्य तक का हम संपर्क करते हैं, उसको पार्टी के इतिहास से अवगत कराते हैं। 2051 से लेकर 2015 तक का पार्टी का इतिहास उसको बताते हैं, पार्टी के सिद्धांत भी बताते हैं, उसका परिचय उससे लेते हैं। और उसके बाद में 15 लाख लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पार्टी ने डिजाइन किया है। और वो शुभेच्छक को कार्यकर्ता में परिवर्तित करने की एक पूरी प्रक्रिया है। पुण्य प्रसून जी, वो आपको तभी मालूम पड़ सकती है जब आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं। यानी इसका मतलब है कि देश में लोग बाकी जो बच गए 14 करोड़ के अलावे। नहीं, मेरा तो आह्वान है सबको, सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी विचारधारा है और एक ही विचारधारा है जिसके केंद्र बिंदु में देश हित है। ये केंद्र बिंदु में राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद, इसमें आप खुद को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? क्योंकि ये आह्वान पूरे देश से आप कर रहे हैं। इस देश के भीतर तमाम धर्मों के लोग रहते हैं और बार बार इस बात का जिक्र होता है कि हिंदू राष्ट्र। मैंने राष्ट्रवाद कहा है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्रवाद कह रहे हैं। तो वो आपकी एक अलग पार्टी बनाइए और आप बताइए लोगों को। इसका एक मतलब ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस हिंदू राष्ट्रवाद। आपके विचार मुझ पर क्यों थोप रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आरएसएस से निकले हुए हैं और आपने भी आरएसएस के साथ काम किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख नेता आरएसएस से निकले हुए हैं। इसमें हमने कोई कंफ्यूजन नहीं और ना आरएसएस और हमारे बीच में कंफ्यूजन है, ना आप पैदा कर पाओगे।
नहीं, कंफ्यूजन कहाँ पैदा कर पाएंगे? ये तो देश, मैं इसीलिए कहता हूँ हम लोगों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको अपनी अपनी भूमिका मालूम है और सभी लोग अपनी अपनी भूमिका पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप समझते हुए भी इस चीज को नहीं समझेंगे, मगर जनता समझ रही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसका एक मतलब यह है कि 26 तारीख को जो स्ट्राइक भारतीय मजदूर संघ करना जा रहा है वो आप लोगों का एक मिला जुला खेल है, उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए, मजदूर संघ एक मजदूर संगठन है, उसने मजदूरों के हित में काम करना है और वो अपने विचार रखेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करेगा। और मजदूर संघ कोई भारतीय जनता पार्टी का मजदूर मोर्चा नहीं है, एक स्वतंत्र संगठन है। वो अपने विचारों के लिए लोगों के सामने अपने विचार रख सकता है और वो क्या इंटुक भी रख सकते हैं, कम्युनिस्ट भी रखते हैं, सबके विचारों का स्वागत है। सरकार ने सबको सुनकर नीति बनानी चाहिए और हमने अभी 3 दिन पहले ही मोदी सरकार ने देश के सभी 10 मजदूर संगठनों के साथ चर्चा करी है और उसके आधार पर नई नीति बनेगी। नहीं, क्योंकि जिक्र बार बार सरकार की तरफ से टीम इंडिया का हो रहा है, हमें लग रहा है कि बीजेपी से बड़ा देश है। ये तो मानेंगे ना आप कि देश को बीजेपी में शामिल कर लिया जाए? टीम इंडिया की कल्पना ही वही है कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ही टीम इंडिया के मेंबर है। तो क्या ये माना जाए कि जो टीम इंडिया के मेंबर्स हैं, अगर उनके भीतर विरोध है तो उनको सहमति बनाने के लिए उन्हें बीजेपी का सदस्य बनाया जाए? बात सुनी जाए। विरोध तब तक होता है जब तक वो चुनकर मुख्यमंत्री नहीं बनते, चुनाव होता है। चुनने के बाद मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता है, पूरे राज्य का होता है और प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, पूरे देश का प्रधानमंत्री होते हैं। तो फिर और मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट अगर आप भूल गए हैं तो 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र के अंदर ये ठीक से एलोबरेट किया हुआ है। एक बार आप पढ़ लीजिए तो आपको ठीक से मालूम पड़ जाएगा। नहीं, हमें लगता है ये सरकारिया कमीशन ने भी इस बात का जिक्र किया था जिसका आप करना चाह रहे हैं, जिस टीम इंडिया का जिक्र करना चाह रहे हैं। फिर वो कौन सी वजह है कि आप जो बिल लेकर आते हैं उसी टीम इंडिया के सदस्य रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप जो है देश के खिलाफ जा रहे हैं? देखिए, टीम इंडिया का मतलब ये नहीं है कि हर पार्टी अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा लुप्त कर दे भारतीय जनता पार्टी। टीम इंडिया का मतलब है कि विकास के मुद्दे पर सब एक समान प्लेटफॉर्म पर आकर देश के विकास को गति दे। और किसी भी बिल पर अगर किसी राजनीतिक पार्टी को अलग सोच रखनी है तो पार्लियामेंट में रख ही सकता है और रखते भी है, उसमें मैं कोई बुराई नहीं देख रहा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण बिल का और वो कह रहे हैं कि किसान विरोधी मोदी सरकार है, वो गलत कह रहे हैं या उनका नजरिया अलग है? हम ऐसा मानते हैं कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है, इससे किसानों का फायदा होने वाला है और हम ये बात जो बिल के साथ में नहीं है उनको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर ये सेलेक्ट कमेटी के पास जो भेज दिया गया, ये काम तो पहले दिन भी हो सकता था, इतनी लंबी बहस क्यों की गई? मगर वाजपेयी जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ बैठकर आप पार्लियामेंट क्यों चला रहे हैं? क्योंकि सरकार का सदन ने तय करना है कि सिलेक्ट कमेटी में भेजना या नहीं भेजना। आप अभी तो मेंबर पार्लियामेंट बने नहीं है, ना आपके पास भैया मताधिकार है। अब सदन उसको कमेटी के पास भेजना चाहता है तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर जितनी बड़ी तादाद में किसान हैं और जो पॉलिसी बन रही है और जिस मेक इन इंडिया का जिक्र हो रहा है, ये सवाल बार बार उठ रहा है कि हाशिए पर जो इस देश का तबका है, 70 करोड़ लोग जो हैं, उनको लेकर क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं, राहुल गांधी दूसरी तरफ कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी किसी तीसरी दिशा में चली जाती है। देखिए, सबने अपनी अपनी बातें जनता के सामने रख दी है, जनता को फैसला करने दीजिए। हम मानते हैं कि ये बिल ठीक है, अन्य पार्टियों को नहीं लगता ये बिल ठीक नहीं है, तो जनता निर्णय करेगी जब उचित समय आएगा। नहीं तो उचित समय का मतलब फिर चुनाव है? स्वाभाविक रूप से, तो हर रोज चुनाव कराएंगे आप। इसका मतलब है कि चुनाव एक ऐसा मंत्र है आखिरी इस देश के भीतर में जो जीत जाए, क्योंकि आप लोकसभा में 281 सीटों के साथ हैं सर, राज्यसभा में लेकिन वो पास नहीं हो पाता है। भैया, बिल पास कराना हमारा काम है, आप थोड़ा धैर्य रखे, हो जाएगा। नहीं, लेकिन देश के नागरिक हम भी हैं सर। हाँ, तो इसलिए देश के नागरिक के तौर पे कोई आपसे अगर ये सवाल करे कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं और राजनीतिक सहमति नहीं बन रही है, तो ये टीम इंडिया क्यों है? ये तो अलग अलग टीम है। अभी भी आप समझ नहीं रहे हैं। कोई भी इश्यू पर अलग विचार रखना, इससे टीम इंडिया बिखर जाती है, ऐसा नहीं है। पहले एक बात समझ लीजिए,
केंद्र राज्य के साथ दुर्व्यवहार न करे, केंद्र राज्य के अधिकारों को कटौती न करे और राज्य और केंद्र दोनों संघीय ढांचे के हिसाब से काम करते हुए देश का विकास करे, वो टीम इंडिया की कल्पना है। टीम इंडिया की कल्पना ऐसी नहीं है कि एक ही